मलेशिया के समुद्र किनारे एक लड़की बड़े से पत्थर पर बैठी हुई समुद्र में उफनती हुई लहरों को अपनी नीली आंखों से देख रही थी। जैसे ये नीला समुद्र अपने अंदर एक गहरा अंधेरा ले बैठा है, वैसे ही उस लड़की की नीली आंखों के पीछे भी एक गहरा अंधेरा नजर आ रहा था। तभी उस लड़की ने अपना हाथ झटके से पीछे किया और उसके पीछे अपने हाथ में खंजर लिए एक आदमी का हाथ पकड़ लिया। वो आदमी दर्द से तड़प अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी कुछ और आदमी भी वहां आ गए। देखने से वो लोग किसी गैंग की गुंडे नजर आ रहे थे। वो लड़की धीरे से पीछे मुड़ी। दूध जैसा गोरा रंग, उम्र लगभग 23 साल, नीली आंखें, बड़ी बड़ी पलकें, सुर्ख गुलाबी होंठ, हाइट लगभग 5 फीट 6 इंच, कमर से थोड़े ऊपर तक आते हुए काले बाल, खूबसूरत चेहरा। पर उस चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उस लड़की के कोल डोरे से वो गुंडे डर के मारे कांपने लगे। उसने अपनी नीली सख्त आंखों से सबको देखा, फिर धीरे धीरे उस आदमी का हाथ मरोड़ने लगी जो उस पर हमला करने वाला था। वो दर्द से झटपटाने लगा। वहीं बाकी सब उस आदमी की हालत देख पहले ही डर गए। उस लड़की ने एक नज़र उनको देखा तो वो बाकी के गुंडे वहां से ऐसे भागे जैसे किसी ने उनके पीछे जंगली कुत्ते छोड़ दिए हों। वहीं वो अब भी उस आदमी के हाथ को मरोड़ रही थी। उस गुंडे से अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो दर्द से वहीं बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही उस लड़की ने उसका हाथ छोड़ दिया। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन को इग्नोर किया और वहां से अपनी कार लेकर निकल गई। वहीं इंडिया में मुंबई शहर के भीड़ से दूर एक शांत जगह पर एक खूबसूरत सा विला बना हुआ था। उस विला के आसपास में कहीं भी कोई दूसरा घर नहीं था। विला के चारों ओर खूबसूरत फूल ही फूल थे, अलग अलग तरह के फूल जिनकी प्रजातियां शायद अब लुप्त भी होने लगी हैं। पर उस विला के चारों तरफ लगे फूल उस विला को और खूबसूरत बना रहे थे। वहीं अंदर एक 47 साल की महिला अपनी रूम की बैल्कनी में बैठी अपने फोन में उस लड़की को उस गुंडे का हाथ तोड़ते हुए देख रही थी। उनके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे, पर गौर से देखने पर उनकी आंखों में गर्व भरी चमक जरूर देखी जा सकती थी। तभी उनके फोन पर कॉल आया। उन्होंने कॉल पिक किया तो सामने से किसी आदमी की आवाज आई, मैम, आपने जो बोला था वो हो गया? फिर थोड़ी देर रुककर, मैम, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने अपनी ही बेटी पर गुंडों से हमला क्यों करवाया? सवाल सुन उस औरत ने बस इतना जवाब दिया, वो कियारा शर्मा है, ये बात शायद तुम भूल गए हो। उस औरत की बात सुन वो आदमी झेंप गया। उसने झेंप से ही सॉरी बोलने के लिए मुंह खोला, तब तक फोन कट चुका था। वो मन में बोला, मैम सच में बहुत अजीब है, कौन अपनी बेटी पर हमला करवाता है, चाहे वो कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो। मना कि कियारा मैम, इन गुंडों को तो क्या, इनके 50 गुंडों को भी चुटकी में खत्म कर सकती है, पर फिर भी आखिर वो उनकी बेटी है। फिर अपने कंधे उचकाकर, मुझे क्या, वैसे भी ये बड़े लोग हैं, इनके मामलों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। इतना बोल वो वहां से निकल गया। इधर वो लड़की एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। बिल्डिंग के गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में शर्मा एम्पायर लिखा हुआ था। उसकी कार को देख गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने जल्दी से दरवाजा खोला और उस लड़की को ग्रीट किया। लड़की भी अपना सर हिलाकर आगे बढ़ गई। उसने जल्दी से अपनी कार पार्किंग एरिया में पार्क की और बिल्डिंग के पार्किंग में ही बनी अपनी प्राइवेट लिफ्ट से बिल्डिंग के 85वें फ्लोर पर चली गई। लिफ्ट से निकल वो सीधा अपने केबिन में चली गई। केबिन के बाहर दरवाजे पर बड़े ही रॉयल तरीके से उस लड़की का नाम लिखा हुआ था, डॉक्टर कियारा शर्मा। यह है बिजनेस की दुनिया में राज करने वाली बिजनेस क्वीन कियारा शर्मा, जिसने 14 साल की उम्र में बिजनेस की दुनिया में अपना नाम कमा लिया था। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन उसके सामने अपना सर झुकाता है, अपने फेस पर हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ ही रहती है। आज तक किसी ने कियारा को हंसते हुए नहीं देखा है। कियारा अपने केबिन में जाकर सीधा अपनी चेयर पर बैठ जाती है। वो एक नज़र अपनी डेस्क पर रखी किसी की तस्वीर को देखती है, जो एक 47 साल की महिला की तस्वीर थी। उस तस्वीर को देख उसकी सख्त आंखें शांत हो जाती है। कुछ पल उस तस्वीर को निहारने के बाद वो लैपटॉप ऑन कर अपना काम करने लग जाती है। तभी उसके केबिन का डोर ओपन होता है और एक 23 साल की लड़की उसके पास आती है। अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइलों को वो कियारा की डेस्क पर रख देती है और अपने हाथ बांध उसे घूरने लगती है। कियारा अपने आप पर घूरती हुई नजरों को नोटिस करती है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। अपने आप को इग्नोर होता देख उस लड़की को और गुस्सा आ गया। वो अपने हाथ जोर से डेस्क पर मारते हुए बोली, यूं मुझे इग्नोर करने से तुम मेरे सवालों से नहीं बच सकती। कियारा ने अपने लैपटॉप से नजरें हटाकर उस लड़की की तरफ देखा। वो लड़की उसे खुद को देखते देख उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, अब बता, तू इतनी देर कहाँ थी? कियारा उसे अपनी खाली नजरों से देखते हुए बोली, रिया, तुम्हें अच्छे से पता है मैं कहाँ थी। ये है रिया वर्मा, कियारा की असिस्टेंट, पर दूसरों के सामने अकेले में तो ये कियारा की बॉस बन जाती है। रिया कियारा की बचपन की दोस्त है। जब अपनों ने कियारा का साथ छोड़ दिया था तब रिया ने उसका साथ दिया था। दोनों ने सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार था। दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है।
कियारा की बात सुन रिया उसे घूरने लगी। रिया उसे घूरते हुए बोली, कम से कम फोन तो अटेंड कर सकती थी, या उस नीले समुद्र को देखने में इतनी व्यस्त हो गई कि फोन का भी पता नहीं चला। कियारा उसकी बातों को इग्नोर कर अपना काम करने लगी। उसको ऐसे देख रिया ने नाम में अपना सर हिलाया और अपने मन में बोली, रिया बेटा, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये नीली आंखों वाली ज्वालामुखी ऐसी रहने वाली है। रिया के कुछ न बोलने पर कियारा ने अपना सर उठाकर देखा और उसको ऐसे खोए हुए देख बोली, तुझको और कोई काम नहीं है, तू जाकर अपना काम कर। कियारा की बात सुन रिया होश में आई और मुंह बनाकर बोली, तेरी तरह वेली ना हूं जो समुद्र किनारे जाकर बैठ जाए अपने टाइम पास के लिए। फिर उठकर वहां से जाने लगी। तभी दरवाजे के पास जाकर एकदम से कियारा के पास आई और बोली, इतनी बातों के चक्कर में जो कहने आई थी वो तो भूल ही गई। कियारा ने अपना सर उठाकर सवालिया नजरों से उसे देखा। रिया सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, वो आज आंटी का कॉल आया था। रिया की बात सुन कियारा की आंखें शांत हो गई। वो अपनी नीली गहरी शांत आंखों से रिया को देखने लगी। रिया उसको देखते हुए बोली, वो आंटी ने हमें इंडिया आने को बोला है, वो हमें इंडिया बुला रही हैं। कियारा अभी भी शांत भाव से रिया की तरफ देख रही थी, वहीं रिया उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। कियारा ने उसी शांत भाव से कहा, हम इंडिया जा रहे हैं, सब अरेंजमेंट्स देख लेना। इतना बोल कियारा फिर से अपना काम करने लगी। वहीं रिया ने कियारा को देखा और अपना सर हिलाकर केबिन से बाहर चली गई। रिया की केबिन से जाते ही कियारा ने अपने गले में पहने लॉकेट को छुआ, जिस पर बहुत ही प्यारे शब्दों में अर्जुन लिखा हुआ था। लॉकेट को छूते ही कियारा की नीली आंखों से आंसुओं का एक कतरा उसके गालों पर लुढ़क गया। उन शांत नीली आंखों में आज कई गहरा दर्द नजर आ रहा था, जिसे वो अपनी नीली आंखों के पीछे छुपा लेती थी। कियारा अपनी आंखें बंद कर एक दर्द भरी आवाज में धीरे से बोली, कहाँ हो तुम अर्जुन? वहीं मुंबई से थोड़ा दूर उस खूबसूरत विला में एक औरत अपने कमरे में खड़ी अपने सामने लगी एक बड़ी सी तस्वीर को देख रही थी, जिसमें एक औरत और 1 साल की बच्ची थी। वो औरत प्यार से उस बच्ची के सर को चूम रही थी। उस तस्वीर को देखते वक्त उस औरत की नीली आंखों में बेहिसाब दर्द नजर आ रहा था। उसने प्यार से उस बच्ची के ऊपर अपना हाथ फेरा, जैसे उस तस्वीर के ऊपर से ही अपनी ममता लुटा रही हो। तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा और जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। 1-2 बार नॉक करने के बाद किसी ने रूम का दरवाजा खोला और एक 55 साल की औरत कमरे के अंदर आई। वो खिड़की के पास खड़ी उस औरत के पास गई और अपनी धीरे मगर हल्के गुस्से भरी आवाज में बोली, निशा, आपने फिर से कियारा बेबी पर हमला करवाया? उस औरत की बात सुन निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगी। अपनी बात का जवाब न मिलता देख अब वो औरत निशा के कंधों को पकड़ अपनी ओर कर थोड़ा जोर से बोली, निशा, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या आपने फिर से कियारा बेबी पर हमला करवाया? इस बार निशा ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। निशा का जवाब मिलते ही वो औरत गुस्से में बोली, हमें समझ नहीं आता निशा, आप उस बच्ची से चाहती क्या है? कम से कम इस बात का तो ख्याल रखिए कि वो आपकी बेटी है, आप माँ हैं उसकी। ऐसा करने से पहले क्या एक बार भी आपका कलेजा नहीं कांपा? क्या एक बार भी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि जिस पर आप हमला करवा रही हैं वो खुद आपका अंश है? क्या आपने एक बार भी सोचा कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो आपका क्या होगा? कैसे करती हैं आप ये? अपनी ही बेटी को मौत के मुंह में कैसे धकेल सकती हैं आप? ये कैसी ममता है आपकी? उस औरत की बातें सुन निशा उनके हाथों से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, तो और क्या करूं मैं गीता दीदी, आप ही बताइए। हाँ, करवाया है मैंने अपनी बेटी पर हमला, लेकिन इसलिए करवाया ताकि उसे इतना मजबूत बना सकूं कि कोई कितना भी जोर लगा ले पर मेरी बेटी को नहीं तोड़ पाए। मैं नहीं चाहती जो मैंने सहा वो मेरी बेटी भी सहे। निशा अपने रंधे हुए गले से बोली, हाँ, हूं मैं एक पत्थर दिल माँ, क्योंकि जो मैंने अपनी बच्ची के साथ किया है शायद ही कोई माँ अपनी औलाद के साथ करे। पर मजबूर हूं मैं उन लोगों के हाथों जिन्होंने मुझे धोखा दिया है। उन्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से सब कुछ भूल जाऊंगी? निशा अपने आंसू साफ करती, बिल्कुल नहीं, मैं इतनी आसानी से सब कुछ नहीं भूलने वाली। मैं अपनी कियारा को इतना मजबूत बनाऊंगी कि उसके सामने आते ही उन घमंड से चूर लोगों का सर अपने आप झुक जाए। फिर गीता की तरफ देख, वो इंडिया आ रही है। निशा की बात सुन गीता पहले तो अविश्वास से उसकी तरफ देखती है, फिर अपनी नम आंखों से हकलाते हुए बोली, क्या सच में कियारा बेबी इंडिया आ रही है? निशा अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ, वो इंडिया आ रही है। फिर दोबारा खिड़की के बाहर देखते हुए, अब होगा उन लोगों की बर्बादी का जश्न। वहीं उसके पास खड़ी गीता निशा को बड़े गौर से देख रही थी। निशा शर्मा, कियारा शर्मा की माँ। निशा शर्मा मुंबई ही नहीं पूरे इंडिया में एक जाना माना नाम है। इंडिया के अनाथ आश्रम हो या कोई चैरिटी संस्था, डोनेशन के टाइम सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है। इनकी उम्र भले ही 47 साल हो, पर चेहरे से ये आज भी जवान नजर आती हैं। इन्हें देख के हर कोई बता सकता है कि ये अपने शरीर का काफी अच्छे से ध्यान रखती हैं।
और सबसे बड़ी बात, इनकी नीली आंखें। गीता ये निशा की बहुत पुरानी सर्वेंट है। निशा गीता को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानती है। दोनों में बिल्कुल बहनों वाला प्यार है। गीता से ज्यादा निशा को कोई नहीं समझता। जब बचपन में कियारा से निशा दूर हो गई थी तब माँ बनकर गीता ने ही उसका ख्याल रखा था। उसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वहीं दूसरे दिन मलेशिया के एयरपोर्ट पर लगभग 10 गाड़ियां आके एक साथ रुकी। बीच वाली गाड़ी से रिया बाहर निकली और पीछे की साइड का दरवाजा खोला। कियारा ब्लैक बिजनेस सूट में अपनी नीली आंखों पर ब्लैक गॉगल्स चढ़ाए बाहर निकली। कियारा और रिया बॉडीगार्ड्स के साथ एयरपोर्ट के अंदर चली गई। उनके अंदर जाते ही एयरपोर्ट के अंदर जो लोग थे वो अपना दिल थाम उनकी तरफ देखने लगे। कियारा जिस तरफ से जा रही थी उनके सामने से लोग अपने आप हट उन्हें रास्ता दे रहे थे। कियारा बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा जाके अपने प्राइवेट जेट में बैठ गई। रिया और बॉडीगार्ड्स भी जेट में आकर बैठ गए। वहीं एयरपोर्ट के अंदर के लोग अब भी वहां लगी ग्लास विंडो से अब भी उस जेट की तरफ देख रहे थे जिस जेट में अभी अभी कियारा गई थी। लगभग 6 घंटे बाद जेट मुंबई एयरपोर्ट पर था। कियारा रिया बॉडीगार्ड्स के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकली। वहीं लोग कियारा की खूबसूरती को देख आपस में बातें कर रहे थे। एक लड़का बोला, ये क्या लड़की है, इतनी खूबसूरत तो आसमान की परियां भी नहीं होती है। तभी उसके पास खड़ा लड़का बोला, भाई उसकी खूबसूरती के अलावा और भी उसके आजू बाजू देख कितने बॉडीगार्ड्स हैं, लगता है किसी पावरफुल बैकग्राउंड से है, जरा उसका एटीट्यूड तो देख भाई। तभी उनके पास खड़ी लड़की बोली, पर मुंबई में तो सिर्फ एक ही सबसे अमीर परिवार है और वो है खुराना परिवार, और मैंने सुना है उनकी सिर्फ एक ही लड़की है, तो फिर ये कौन से परिवार से है। तभी उन तीनों को पीछे से एक आवाज सुनाई दी, अरे ये तो द ग्रेट कियारा शर्मा है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन। ये सुन उन तीनों के होश उड़ गए। तीनों को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने अभी सुना वो सब सच है। एक छोटी सी लड़की इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। वो जहां उस लड़की का बैकग्राउंड पावरफुल समझ रहे थे, वहां तो उस लड़की का नाम ही इतना पावरफुल है कि वो केवल अपने नाम से ही सब कुछ खत्म कर सकती है। सब आंखें फाड़े एयरपोर्ट से बाहर जाती कियारा को देख रहे थे। बाहर लगभग 10 गाड़ियां खड़ी हुई थी। कियारा ने एक रॉयल ब्लू कलर की स्पोर्ट्स कार की चाबी ड्राइवर से ली और उसमें बैठते हुए रिया से बोली, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रिया अपना सर हिलाते हुए, ठीक है पर जल्दी आना, तुम जानती हो निशा आंटी को लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और खासकर उनकी बेटी लेट आए तो उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। कियारा अपना सर हिलाकर वहां से कार लेकर निकल गई। रिया पीछे से उसकी कार को देख रही थी। उसने मन में बोला, जानती हूँ अभी तेरे मन में हजारों एहसास उमड़ रहे हैं जिन्हें शांत करने के लिए तू अकेले रहना चाहती है, क्योंकि तू अपने एहसासों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती। चाहे तुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, तू हमेशा उस तकलीफ को अपनी नीली आंखों के पीछे छुपा लेती है। फिर अपनी आंखें बंद कर, काश यहाँ तुझे कोई ऐसा मिल जाए जो तेरे अनकाहे दर्द को शब्दों में उतार सके। रिया एक गहरी सांस लेकर कार में बैठ वहां से निकल। इसकी गलती नहीं थी। फिर उसने उस बच्ची को नीचे उतारा और उन दोनों से बोली, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। दोनों सवालिया नजरों से उसे देखने लगे। कियारा फिर बोली कि जाना मत, मैं अभी आती हूँ। इतना बोल कियारा सामने बने एक बड़े से मॉल में चली गई। लगभग 25 मिनट्स बाद कियारा मॉल से निकली तो उसके हाथ में काफी सारे बैग थे। कियारा जल्दी से उनके पास आई और सारे बैग को एक बड़े से पत्थर पर रख दिया। उसने एक बैग में से कुछ खाने का सामान निकाला और उन बच्चों की तरफ बढ़ा दिया। बच्चे अभी भी हैरानी से उसे ही देख रहे थे। कियारा उन्हें देखते हुए बोली, मुझे बाद में देख लेना, पहले खाना खाओ। दोनों बच्चे बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खाने लगे। कियारा बड़े प्यार से उन्हें देख रही थी। कियारा उन्हें देखते हुए बोली, वैसे तुम दोनों का नाम क्या है? दोनों बच्चे जो सुकून से खाना खा रहे थे, तभी लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम रोहन है और ये मेरा बहन नेहा। कियारा मुस्कुराते हुए बोली, वाह, तुम दोनों के नाम तो बड़े प्यारे हैं। कियारा की बात पर दोनों मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर में दोनों ने खाना खा लिया। कियारा दोनों को बाकी के बैग देते हुए बोली, ये तुम दोनों के लिए। दोनों ने बैग के अंदर देखा तो उनमें दोनों के लिए कपड़े थे। दोनों कियारा को देखने लगे। रोहन कियारा को वापस बैग देते हुए बोला, नहीं दीदी, हमें ये नहीं चाहिए। कियारा प्यार से उन्हें देखते हुए बोली, दीदी भी बोल रहे हो और दीदी की बात भी नहीं मानते? अगर सच में दीदी मानते हो तो ले लो। दोनों ने थोड़ी हिचक से कपड़े ले लिए। कियारा ने फिर उनसे पूछा, वैसे तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते? रोहन ने हल्की रुआसी आवाज में बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पापा को कोई नौकरी नहीं देता, पर थोड़ा बहुत काम करके पैसे लाकर हमारी माँ का इलाज करवाते हैं। उनकी बात सुन कियारा ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर अपनी पॉकेट से कार्ड निकालकर रोहन को दे दिया। कियारा उसे कार्ड देते हुए बोली, अपने पापा को बोलना कल इस एड्रेस पर आ जाए और वहाँ ये कार्ड दिखा दे, उन्हें नौकरी मिल जाएगी। कियारा की बात सुन दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े और कियारा से एक साथ बोले, सच में? कियारा ने हाँ में अपना सर हिला दिया। दोनों एक बार फिर खुश हो गए। उनको ऐसे खुश देख कभी न मुस्कुराने वाली कियारा भी मुस्कुराने लगी।
वो नीचे झुकी और दोनों के माथे को चूम लिया। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने पॉकेट से फोन निकाला तो रिया का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल पिक किया तो सामने से रिया की धीमी सी आवाज आई, कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं? मैंने बोला था कि जल्दी आ जाना, अब जल्दी आ जा। उसकी बात सुन कियारा ने बस हाँ में जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। उसने दोनों के माथे पर प्यार से हाथ फेरा, फिर उन्हें बाय बोल वहां से निकल गई। वहीं कुछ दूरी पर खड़ा एक शख्स कब से कियारा को देख रहा था। उसकी गहरी काली आंखों उस वक्त आंसुओं से भरी हुई थी। कियारा ने वहां से जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और वहां से चला गया। वहीं कियारा अपनी कार से सीधे मुंबई से थोड़ी दूर बने निशा के विला की तरफ चली गई। कियारा ने अपनी कार पार्क की और विला के अंदर चली गई। वो सीधे ही लिविंग रूम में गई। उसके कदम रुक गए। सामने उसकी मां निशा बैठी हुई थी। वहीं कियारा को देख एक पल को निशा की आंखें नम हो गई, पर आसानी से निशा ने उन्हें छिपा लिया। वहीं कियारा बिना किसी एक्सप्रेशन के निशा के सामने खड़ी थी। वहीं सोफे के एक तरफ रिया खड़ी थी तो दूसरी तरफ गीता। कियारा को देख गीता ने अपनी नम आंखों से उसका नाम पुकारा, कियारा बेबी। कियारा ने उनकी तरफ देखा और जाकर उनके पैर छू लिए। गीता ने प्यार से उसके सर पर हाथ रख उसे गले से लगा लिया। गीता भरे हुए गले से बोली, कैसी हैं आप बेबी? कियारा हल्के से मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ मासी, आप कैसी हैं? गीता उसके माथे को चूम बोली, अब बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उन्होंने कियारा को कुछ इशारा किया तो कियारा धीरे से निशा के पास आई और उनके पैर छुए। निशा ने बिना किसी भाव के उसके सर पर हाथ रख दिया। कियारा उनके सामने शांत भाव से खड़ी हो गई। निशा कियारा को देखते हुए बोली, घुमा फिरा के बात करने से अच्छा है मैं सीधा पॉइंट की बात करूं। इससे तुम्हारा समय भी बचेगा और मेरा भी। तुम हमेशा से ये चाहती थी ना कि तुम्हें माँ का प्यार मिले, तो तुम्हें अब माँ का प्यार जरूर मिलेगा। निशा की बात सुन गीता और रिया दोनों ही बहुत खुश हो गई। दोनों सोच रही थी कि फाइनली अब कियारा को माँ का प्यार मिलेगा, जिसके लिए वो 22 सालों से तरसी थी। वहीं कियारा अभी भी शांत भाव से निशा को देख रही थी। निशा उसे देखते हुए बोली, तुम्हें मेरा प्यार मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर। निशा की शर्त वाली बात सुन रिया और गीता दोनों निशा को देखने लगी। वहीं कियारा अभी भी बिना किसी भाव से निशा को देख रही थी। निशा कियारा की आंखों में देखते हुए बोली, शर्त ये है कि तुम्हें शादी करनी होगी। निशा की शर्त सुन रिया और गीता हैरानी से निशा को देखने लगी। गीता कुछ बोलने के लिए आगे आई पर निशा ने उसे हाथ दिखाकर वहीं रोक दिया। रिया और गीता ने कियारा की तरफ देखा, जो अभी भी बिल्कुल शांत भाव से निशा के सामने खड़ी थी। पर रिया कियारा की इस शांति के पीछे छिपे हुए दर्द को समझ पा रही थी। निशा ने बिना किसी भाव से कियारा से कहा, मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। इसलिए अगर तुम शादी करने के लिए तैयार हो तो कल सुबह 10 बजे अर्जुन मंदिर आ जाना। आज रात तक का समय है तुम्हारे पास सोचने के लिए। और हाँ, मैं तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना रही हूँ। इतना बोल वो वहां से अपने रूम की तरफ जाने लगी। फिर सीढ़ियों पर रुक बिना पीछे मुड़े हुए बोली, पर याद रखना, अगर मेरा प्यार पाना है तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। इतना बोल वो वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। गीता ने एक नज़र कियारा को देखा और फिर जल्दी से निशा के पीछे चली गई। रिया कियारा के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रख बोली, कियारा तू टेंशन ना ले, मैं आंटी से बात कर लूंगी। कियारा कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए, कोई जरूरत नहीं है। इतना बोल वो विला से बाहर निकल गई। रिया उसे जाते हुए देख रही थी। उसे पता था कि इस वक्त उसे अकेले रहना है। इधर गीता गुस्से में निशा के रूम में आई और गुस्से से बोली, ये क्या है निशा? निशा ने गीता की किसी बात का जवाब नहीं दिया। गीता ने फिर से गुस्से से पूछा, निशा हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। आपने अभी अभी जो बाहर कहा वो क्या था? निशा गीता की तरफ देख, क्या था गीता दीदी? वही जो आपने सुना। गीता अविश्वास से उसे देखते हुए, निशा आप अच्छे से जानती हैं कि कियारा बेबी किसी और से प्यार करती है, फिर भी आप उनकी शादी करवाना चाहती हैं। निशा गीता की तरफ देख, कैसा प्यार गीता दीदी? वो प्यार जिसका कोई अता पता भी नहीं है। आखिर कब तक इंतजार करेगी उसका? और क्या पता वो इससे प्यार करता होगा या नहीं, या हो सकता है वो अब तक अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका होगा। 14 साल हो गए हैं गीता दीदी उस बात को, क्या वो अब तक इसका इंतजार कर रहा होगा? निशा गीता के कंधों को पकड़, आप बताइए गीता दीदी, मैं मेरी बच्ची को ऐसे इंतजार करते हुए कैसे देखूं? क्या पता उसका इंतजार कभी खत्म ही ना हो। निशा की बात सुन सब गीता के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। गीता भी जानती थी कि निशा जो कर रही है वो कियारा के लिए ही कर रही है। फिर भी उसने निशा से एक बार और कहा, निशा एक बार और सोच लो, ये कियारा बेबी की जिंदगी का सवाल है, उनकी खुशियों का सवाल है। निशा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मैंने सोच लिया है गीता दीदी, कियारा उस लड़के के साथ हमेशा खुश रहेगी। तभी गीता बोली, और क्या वो लड़का कियारा बेबी के साथ खुश रह पाएगा? क्या कियारा बेबी उस लड़के को अपना पाएगी? गीता के इस सवाल पर थोड़ी देर के लिए रूम में सन्नाटा छा गया। फिर निशा ने गीता के तरफ देख कहा, भले ही वो अभी उस रिश्ते को ना अपनाए, पर धीरे धीरे वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी। फिर हल्का मुस्कुराकर, जाइए और तैयारियां कीजिए, कल आपकी कियारा बेबी की शादी है। गीता बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली गई। इधर कियारा वहीं उस समुंदर के किनारे बैठी हुई थी, जहां कुछ देर पहले वो उन बच्चों से मिली थी। शाम के लगभग 7 बज रहे थे।
कई बार रिया का कॉल आ चुका था, पर कियारा अब भी वहीं बैठी हुई थी। आज उसकी शांत आंखों में बेहिसाब दर्द नजर आ रहा था। उसने अपने हाथों की उंगलियों से गले में पहने लॉकेट को पकड़ रखा था। उसने अपने आंखें बंद करते हुए रुआंसी आवाज में कहा, मुझे माफ करना अर्जुन, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाई। अगले दिन सुबह 9 बजे निशा, गीता और रिया सब अर्जुन मंदिर पहुंच गए थे। गीता ने चारों तरफ देखा, फिर उसने निशा की तरफ देख उससे पूछा, निशा वो लड़का कहाँ है जिससे तुम कियारा बेबी की शादी करवाना चाहती हो? निशा ने एक नजर गीता की तरफ देखा। वो जानती थी कि गीता उसे ताना मार रही है। उसने गीता से कहा, अभी तक तुम्हारी कियारा बेबी भी कहाँ आई है? गीता ने निशा को घूरते हुए कहा, आपने उसे 10 बजे तक का समय दिया था और अभी 10 बजे नहीं है। गीता की बात सुन निशा ने दरवाजे की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने निशा के पास आकर कहा, निशा बेटा जल्दी दूल्हा और दुल्हन को बुला लीजिए, मैं मुहूर्त का समय निकट आ रहा है, अगर सही समय पर विवाह नहीं हुआ तो। उनकी बात सुन निशा ने एक बार और दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन कियारा का कोई नामो निशान नहीं था। रिया ने निशा को यूं दरवाजे की तरफ देखते देखा तो उसने उसके पास आकर कहा, आंटी अब टेंशन मत लीजिए, मैं अभी कियारा को कॉल करती हूँ। रिया कॉल करती उससे पहले ही निशा ने उसे रोक लिया। उसने दरवाजे की तरफ एकटक देखते हुए कहा, मुझे मेरी कियारा पर पूरा भरोसा है, वो जरूर आएगी। उसके इतना बोलते ही मंदिर के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। मंदिर के बाहर खड़े कियारा के गार्ड ने उसके गाड़ी का दरवाजा खोला। मंदिर के अंदर से जब निशा ने कियारा की गाड़ी को देखा तो उसकी आंखों में चमक सी आ गई। रिया और गीता ने भी बाहर की तरफ देखा। सुखलाल जोड़े में कियारा कयामत लग रही थी। हल्के मेकअप में भी वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। कियारा को शादी के जोड़े में देख निशा की आंखें नम हो गई, पर उसने जल्दी से अपनी आंखों की नमी को छुपा लिया। रिया और गीता की भी आंखें नम थी, पर इसलिए क्योंकि आज कियारा को ना चाहते हुए भी अपना इंतजार खत्म करना था। पर दोनों जानती थी कि कियारा निशा का प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, दोनों चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी। कियारा आकर निशा के सामने बिना किसी भाव के खड़ी हो गई। उसके शांत भाव को देख निशा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में 1000 सुइयां चुभा दी हो। उसने अपने आप को संभाला और कियारा के सर पर प्यार से हाथ फेरा। उसने कियारा का हाथ पकड़ा और उसे मंडप में लेकर चली गई। गीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कियारा की शादी होगी किससे। रिया भी असमंजस में गीता की तरफ देखा तो गीता भी सवालिया नजरों से निशा को ही देख रही थी। कियारा के मंडप में बैठते ही एक लड़का आया और उसकी बगल में बैठ गया। उसने व्हाइट एंड गोल्डन कलर की शेरवानी पहन रखी थी। उसका चेहरा सहरे से ढका हुआ था। गीता और रिया उस इंसान को देखने लगी जो अभी अभी कियारा के बगल में बैठा था। उस लड़के के आते ही निशा के होंठों पर मुस्कान आ गई। पंडित जी ने दोनों की शादी की विधि आरंभ की। कुछ देर बाद पंडित जी ने गठबंधन के लिए बुलाया तो रिया आगे आई और उसने गठबंधन किया। पहले दोनों को फेरों के लिए उठाया तो लड़का धीरे से अपनी जगह से खड़ा हो गया। कियारा भी बिना किसी भाव के खड़ी हो गई। कुछ देर बाद पंडित जी ने कन्यादान के लिए बुलाया तो निशा आगे आई। उसने कन्यादान की विधि पूरी की। फेरों के बाद पंडित जी ने लड़के से मंगलसूत्र पहनाने को कहा तो लड़के ने बिना कियारा की तरफ देखे उसे मंगलसूत्र पहना दिया और उसके बाद उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। मांग भरते वक्त कुछ सिंदूर कियारा के नाक पर भी गिर गया। इसे देख निशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिंदूर दान के बाद पंडित जी ने दोनों को खड़े होकर सबका आशीर्वाद लेने को कहा तो दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए। पहले दोनों ने महादेव के सामने आकर उनका आशीर्वाद लिया, फिर दोनों निशा की तरफ आने लगे। निशा, गीता और रिया सब साथ में खड़े थे। दोनों उनके पास आए। लड़के ने झुक के निशा के पैर छुए, पर कियारा बिना निशा की तरफ देखे झुक के गीता के पैर छू लिए। निशा की आंखों से आंसू निकल उसके गालों पर आ गए। गीता ने भरी आंखों से एक बार निशा की तरफ देखा, फिर कियारा के सर पर हाथ रख दिया। उस लड़के ने भी गीता के पैर छुए तो गीता ने भी उसके सर पर हाथ रख दिया। गीता के आशीर्वाद देते ही कियारा मंदिर से बाहर जाने लगी कि तभी वो अपनी जगह रुक गई। उसने मुड़ के पीछे देखा तो शादी के गठबंधन ने उसे रोक लिया। उस लड़के ने बिना कियारा की तरफ देखे वो गठबंधन अपने गले से निकाल उसके हाथों में दे दिया। गीता, रिया दोनों उस लड़के को देखने लगी। कियारा बिना किसी भाव के वहां से चली गई। निशा ने एक नज़र जाती हुई कियारा को देखा, फिर उसने उस लड़के की तरफ देख कुछ बोलने वाली थी कि वो लड़का बोला, इट्स ओके आंटी, मैं समझ सकता हूँ। इतना बोल वो भी वहां से चला गया। गीता निशा के पास आकर बोली, निशा ये लड़का कौन है? निशा ने गीता की तरफ देख बोला, हमारा दामाद है। निशा की बात सुन गीता ने एक नज़र उसे देखा, फिर वो और रिया वहां से चली गई। उनके जाते ही निशा ने पीछे मुड़कर महादेव की मूर्ति के सामने अपने हाथ जोड़े और मन में कहा, हे महादेव, आप तो जानते हो जो मैंने आज किया है वो सब अपनी बेटी की भलाई के लिए किया है। मैं जानती हूँ कि मानवी किसी और से प्यार करती है और आज मैंने उसके प्यार से उसे अलग किया है। वो शायद मुझसे गुस्सा भी होगी, पर मैं जानती हूँ जिस दिन उसे सच्चाई पता चलेगी उस दिन उसे पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। इतना बोल वो भी मंदिर से चली गई। रात के 9 बजे सब कियारा के वापस आने का इंतजार कर रहे थे, पर अभी तक वो वापस नहीं आई थी। रिया ने फोन करना चाहा पर निशा ने उसे मना कर दिया और खुद उसे फोन करने लगी। इधर उसी बीच एक किनारे कियारा बिल्कुल शांत बैठी अपनी नीली आंखों से दूर तक फैले समुंदर को देख रही थी। उसने एक हाथ की उंगलियों से अपने गले में पहने लॉकेट को पकड़ा हुआ था। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा और बोली,
पहले मुझे उसका इंतजार करने का तो हक था, पर अब मैं वो हक भी खो चुकी हूँ। आपने उसका प्यार तो मुझे नहीं दिया, कम से कम उसका इंतजार तो मेरे नसीब में लिख देते। बोलते बोलते उसका गला रुंध गया। तभी उसका फोन बजा। पहली बात उसने इग्नोर कर दिया, पर दूसरी बार कॉल आने पर उसने बिना देखे फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से निशा की आवाज आई, कियारा, अब कहाँ है? जल्दी घर आइए, बहुत रात हो चुकी है। और याद रखिए, अब आपकी शादी हो चुकी है। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया। कियारा ने गहरी सांस ली और वहां से अपनी कार लेकर शर्मा मेंशन, निशा का विला की तरफ निकल गई। थोड़ी देर में वो मेंशन आ गई। वो अंदर गई तो सामने ही निशा सोफे पर बैठी हुई थी। कियारा बिना कुछ बोले वहां से अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी निशा की आवाज से उसके कदम रुक गए। निशा उसके पास आकर बोली, देखो कियारा, मैं जानती हूं कि इस रिश्ते को निभाने के लिए तुम्हें अभी वक्त चाहिए, पर तभी बीच में कियारा बोली, आपने फैसला कल सुना दिया था और जो बोलना था वो आप कल बोल चुकी हैं। अब इस रिश्ते में क्या करना है क्या नहीं ये मैं संभाल लूंगी। आपने टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मिस निशा शर्मा। इतना बोल वो वहां से अपने रूम में चली गई। वहीं कियारा की बात सुन निशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। गीता और रिया की आंखें भी नम हो गई। जो लड़की बचपन से अपनी माँ का प्यार पाने के लिए तरस रही थी, आज वहीं उस माँ के प्यार ठुकरा के चली गई। गीता ने निशा के कंधे पर हाथ रखा तो निशा झूठी हंसी हंसते हुए बोली, मैं ठीक हूँ गीता दीदी। इतना बोल वो भी अपने रूम में चली गई। रिया और गीता भी अपने अपने रूम में चली गई। इधर कियारा रूम में आई और उसने दरवाजा बंद कर अपने सर से चुनरी को हटा दिया। उसने सारी ज्वेलरी उतारकर साइड में रख दी और अपने बालों का बना हुआ जोड़ा भी खोल दिया और बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। इस वक्त उसके लंबे काले घने बाल हवा में लहरा रहे थे। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और वो लड़का बाहर आया। दरवाजा खुलने की आवाज से कियारा ने भी बाथरूम की तरफ देखा तो हैरान हो गई। कियारा ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उसके मुंह से अनायास ही निकला, अर्जुन। वहीं बाथरूम से निकलते ही उस लड़के की नजर कियारा पर पड़ी तो वो भी हैरानी से उसे देखने लगे। कियारा को देख उस लड़के की आंखों में नमी आ गई जो उसने बड़ी आसानी से छुपा ली। उस लड़के ने कियारा की तरफ देखा और बोला, तो मेरी शादी आपसे हुई है? उसका सवाल सुन कियारा ने अपने दिमाग में आए बात को झटका और उस लड़के की तरफ अपनी एक आईब्रो उठा के देखा, जैसे कह रही हो, क्यों, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी शादी किसी मिस यूनिवर्स से हुई है? कियारा की बात सुन उसका झेंप गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वो कियारा के सामने सिर्फ एक टॉवल में है। उसने झटके से कियारा की तरफ देखा जो अपनी नजरें इधर उधर कर रही थी। वो जल्दी से दोबारा बाथरूम में घुस गया। कियारा ने भी सोफे पर पड़ी हुई अपनी चुनरी उठा ली। थोड़ी देर में वो लड़का फिर बाहर आया। इस वक्त वो उसने ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहना हुआ था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसने एक नज़र बालकनी में खड़ी कियारा को देखा तो उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर में कियारा अंदर आई और उस लड़के की तरफ देखा जो बेड की तरफ जा रहा था। उसको बेड की तरफ जाता देख कियारा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने हल्के गुस्से से कहा, ए, क्या कर रहे हो तुम? उस लड़के ने कियारा की तरफ देखा और बोला, वही जो सब अपनी फर्स्ट नाइट पर करते हैं। फर्स्ट नाइट का नाम सुन कियारा का गुस्सा साथ में आसमान पर था। वो गुस्से से कुछ बोलने वाली थी कि तभी लड़का हंसते हुए बोला, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बस सोने जा रहा था। फिर थोड़ा रुक, वैसे अगर आपको रात को जागना पसंद है तो आप बेशक रात को जाग सकती हैं। उसका जवाब सुन कियारा चिढ़ गई। वो कियारा को चिढ़ते हुए देख हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसके ऐसे मुस्कुराते हुए देख कियारा और चिढ़ गई। तभी उसने देखा कि वो लड़का बेड से पिलो उठाकर सोफे की तरफ जा रहा है। ये देख कियारा की जान में जान आई। वो लड़का जाकर सोफे पर लेट गया। कियारा भी आकर उन्हीं कपड़ों में बेड पर लेट गई। वो लड़का कियारा की तरफ मुंह करके लेट गया और उसे देखने लगा। उसके ऐसे देखने से कियारा अनकंफर्टेबल हो गई। उसने जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया। कियारा की इस हरकत से उस लड़के के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। थोड़ी देर में कियारा को ऐसे देखती उसे नींद आ गई, पर कियारा की आंखों की नींद गायब थी। वो मन ही मन सोच रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? इस लड़के को देख मुझे अपने अर्जुन की क्यों याद आ गई? इसको देखते ही एक पल को लगा कि कहीं ये अर्जुन ही तो नहीं, पर यह अर्जुन कैसे हो सकता है? अर्जुन तो... उसने अपना सर झटका और सोने की कोशिश करने लगी। रात के 2 बजे कियारा की नींद उन कपड़ों की वजह से खुल गई। वो झल्लाते हुए उठी और बड़बड़ाने लगी, भगवान जाने लोग इन कपड़ों में कैसे रह लेते हैं, मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना बोल वो चेंज करने के लिए बाथरूम में जाने लगी। तभी उसकी नज़र सोफे पर सोए हुए उस लड़के पर गई। एसी का टेम्परेचर लो होने की वजह से उस लड़के को काफ़ी ठंड लग रही थी और जिसकी वजह से वो अपने आप में ही सिमटा जा रहा था। कियारा ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपना ब्लैंकेट ले जाकर उस लड़के को उड़ा दिया। गर्माहट मिलते ही उस लड़के के चेहरे पर सुकून आ गया। सोते वक्त वो किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। कियारा के हाथ अपने आप उसके बालों की तरफ जाने लगे। तभी उसने अपने हाथों को रोक लिया और जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कियारा मिरर के सामने अपने आप को देखते हुए बोली, मैं क्या करने जा रही थी? ये अर्जुन नहीं है, नहीं है ये अर्जुन। ये वो है जिससे आज तेरी शादी हुई है और ना चाहते हुए भी तो इसके साथ एक अनचाहे बंधन में बंध गई है। कियारा अपने आप को समझाते हुए, कियारा जितना हो सके इसे दूर रह। ये तेरी अर्जुन नहीं है, ये कोई और है और तू किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं आने दे सकती।
तू सिर्फ अर्जुन से प्यार करती है, सिर्फ अर्जुन से। तू उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकती। कियारा ने अपना चेहरा साफ किया और अपने कपड़े चेंज कर रूम में आ गई। उसने एक नज़र सोते हुए उस लड़के पर डाली, फिर अपना सर झटक बेड पर जाकर सो गई। वहीं कियारा के बाथरूम के जाते ही उस लड़के के फेस पर स्माइल आ गई थी। उसने मन में कहा, आज मेरे बरसों की तमन्ना पूरी हो गई और आज मेरा इंतजार भी खत्म हो गया। धन्यवाद महादेव। इतना बोल वो उस ब्लैंकेट से आती हुई कियारा की खुशबू में खो गया। अगली सुबह जब कियारा की नींद खुली तो उसने अपने चारों तरफ देखा। फिर जैसे ही उसे कुछ याद आया, वो झटके से उठी। उसने सामने सोफे पर देखा तो वहां कोई नहीं था। कियारा अपना सर झटक अपने कपड़े लेकर वहां से बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर में वो एक लाल रंग का अनारकली सूट पहनकर बाहर आई। उसने मिरर के सामने आकर अपने गीले बाल ड्राई किए, फिर हल्का सा काजल लगाकर उसने अपने माथे पर छोटी सी बिंदी लगा ली। वो खड़ी होकर वहां से जाने लगी कि तभी इसका दुपट्टा ड्रेसिंग टेबल में फंस गया। कियारा अपना दुपट्टा निकालने लगी, तब इसकी नजर वहां रखे मंगलसूत्र और सिंदूर पर गए। उसने एक नजर उनको देखा, फिर वहां से जाने लगी। वो दरवाजे के पास रुकी और एक नजर फिर उनको देखा। वो बड़बड़ाते हुए वापस आई और मंगलसूत्र पहनने लगी। पहन लेती हूँ, वरना सुबह सुबह 2 बातें और सुनने को मिलेंगी, और मैं नहीं चाहती सुबह सुबह कोई तमाशा हो। ये बोल उसने अपने मन को तसल्ली दे ली। वहीं सिंदूर भरते वक्त उसकी नजर दरवाजे पर गई, जहां उसका पति मतलब वो लड़का दरवाजे से टिक के खड़ा था और उसे ही देख रहा था। उस लड़के को खुद को यूं देखते देख वो झेंप गई और जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। वो लड़का भी मुस्कुराकर बाथरूम में चला गया। इधर कियारा नीचे आई तो सब लिविंग रूम में ही बैठे थे। कियारा रिया के पास आई और बोली, रिया, मलेशिया जाने की तैयारी करो। उसकी बात सुन सब हैरान हो गए। रिया ने बिना कोई सवाल किए हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी गीता कियारा के पास आई और बोली, कियारा बेबी, अब मलेशिया कैसे जा सकती है? अब आपकी शादी हो गई है, आपको अब यहीं रहना चाहिए। शादी का नाम सुन कियारा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, शादी? कैसी शादी मासी? ये शादी नहीं है, ये एक माँ का प्यार पाने की कीमत है। कियारा की बात सुन निशा ने वही कड़क आवाज में कहा, मैंने एक बार कह दिया तुम वापस नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, और रही तुम्हारे बिजनेस की बात तो तुम वो यहाँ भी संभाल सकती हो। कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो वैसे ही खड़ी रही। तभी सीढ़ियों से वो लड़का उतर के आया। उसने आते ही निशा के पैर छुए। निशा उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, खुश रहो आदित्य। ये है आदित्य सिंह। हाइट 6 फीट, गोरा रंग, उम्र लगभग 27 साल, गहरी काली आंखें, परफेक्ट बॉडी, लुक ऐसा कि एक नजर में ही किसी भी लड़की का दिल चुरा ले। पर जनाब हर लड़की से दूरी रहते हैं। रिया मुंह खोले आदित्य को देख रही थी। कल शादी के टाइम उसने इतना ध्यान नहीं दिया था। उसने अभी आदित्य को ध्यान से देखा तो बस देखती रह गई। व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट में आदित्य बहुत हैंडसम लग रहा था। वहीं जब कियारा ने रिया को यूं आदित्य को घूरते हुए देखा तो उसने उसके पेट में कोहनी मारी कर बोली, मुंह तो बंद कर ले, और ऐसा क्या है उसमें जो उसे मुंह फाड़े घुर रही है? रिया ने एक नजर कियारा को देखा, फिर आदित्य को देखते हुए बोली, यार एक बार देख तो सही, ये लेफ्ट एंगल से एकदम स्वीट एंड क्यूट बंदा नजर आता है और लेफ्ट साइड से एकदम हैंडसम मैन, और आगे से तो ये। उसकी कुछ बोलने से पहले कियारा ने उसके पैर पर एक जोरदार लात मारी। तभी रिया की चीख निकल गई। उसकी चीख सुन सबने उसकी तरफ देखा। रिया सबको अपनी तरफ देखता देख हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से अपना सर झुका लिया। आदित्य ने गीता के पैर छुए तो गीता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। निशा कियारा की तरफ देख बोली, कियारा, आज तुम आदित्य के साथ उसके घर जाओगी। निशा की बात सुन कियारा ने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे शांति से नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद रिया और गीता कियारा का सामान पैक करने लगी। कियारा मेंशन के बाहर कार के पास खड़ी थी। वहीं उसके पास आदित्य भी खड़ा था। थोड़ी देर में रिया और गीता कियारा का सामान ले आ गई। इससे पहले कि बॉडीगार्ड सामान अंदर रखता, आदित्य ने आगे बढ़कर गीता और रिया के हाथों से कियारा का सामान ले लिया और कार की डिग्गी में रख दिया। सामान रखने के बाद आदित्य और कियारा ने गीता का आशीर्वाद लिया। गीता और रिया ने आगे बढ़कर कियारा को गले लगा लिया। दोनों की आंखें नम थीं, पर कियारा की आंखें एकदम शांत। तभी वहां निशा भी आ गई। आदित्य ने निशा का आशीर्वाद लिया, पर कियारा वैसे ही खड़ी रही। निशा उसके पास आई और उसके सर पर हाथ रखने को ही कि कियारा झट से पीछे हटी और कार में बैठ गई। आंसू की एक धार निशा के गाल को भिगो गई। आदित्य उनके पास आया और धीरे से बोला, डोंट वरी माँ, एक दिन आपकी बेटी आपके पास जरूर होगी, और ये मेरा वादा है। इतना बोल वो भी कार में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर में कार उनकी आंखों से ओझल हो गई। कार के जाने के बाद निशा सीधे अपने रूम में चली गई। गीता भी उसके पीछे जाना चाहती थी, पर रिया ने उन्हें रोक लिया और बोली, गीता आंटी, उन्हें अभी अकेले रहने दीजिए। गीता ने भी हाँ में सर हिलाया। फिर वो दोनों भी अंदर आ गई। इधर गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। ना तो आदित्य कुछ बोल रहा था और ना ही कियारा। लगभग 1 घंटे बाद उनकी कार एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। आदित्य और कियारा दोनों कार से बाहर निकले। आदित्य ने कार से अपना सामान निकालने के लिए आगे बढ़ा। तभी कार का ड्राइवर आगे आते हुए बोला, सर आप रहने दीजिए, मैं निकाल देता हूँ। आदित्य उसे रोकते हुए बोला, रहने दीजिए अंकल, मुझे मेरा काम करने की आदत है। इतना बोल उसने बिना ड्राइवर की बात सुने अपना और कियारा के बैग निकाल लिए। ड्राइवर आगे आते हुए बोला, सर आप चलिए, बैग में ले आता हूँ। आदित्य उन्हें मना करते हुए बोला,
नहीं अंकल, मैं ले जाऊंगा, अब आप जाइए, और थैंक यू सो मच हमें ड्रॉप करने के लिए। ड्राइवर कियारा की तरफ देख आदित्य से बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं मालिक, आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। आदित्य मुस्कुराकर बोला, पहले तो आप ये मुझे मालिक बोलना बंद कीजिए। ड्राइवर हल्का घबराते हुए, आप हमारी कियारा बेबी के हस्बैंड हैं तो आप हमारे मालिक हुए ना। आदित्य कियारा की तरफ देख उस ड्राइवर से बोला, अंकल, मैं आपकी कियारा बेबी के हस्बैंड होने से पहले एक नॉर्मल इंसान हूं, तो प्लीज आप मुझे मालिक मत बोलिए। ड्राइवर कुछ कहना चाहता था, पर तभी आदित्य हल्की कड़क आवाज में बोला, कोई बहस नहीं अंकल, प्लीज। ड्राइवर उसकी बात सुन चुप हो गया। वहीं कियारा कब से उन दोनों को देख रही थी। आदित्य का ऐसे सबकी रिस्पेक्ट करना कहीं ना कहीं कियारा के दिल को भा रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी, इसलिए अपने सर को झटक वो बिल्डिंग की लिफ्ट की तरफ जाने लगी। उसे जाता देख आदित्य भी दोनों बैग लिए उसके पीछे पीछे आने लगा। कियारा ने पीछे मुड़कर देखा तो आदित्य दोनों बैग लिए आ रहा था। कियारा ने कुछ सोचा, फिर आगे बढ़कर आदित्य के हाथ से एक बैग ले लिया। आदित्य उसे देखने लगा। कियारा आगे जाते हुए बोली, मुझे अपने काम खुद करना पसंद है। उसकी बात सुन आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आदित्य मन में बोला, अच्छा, अगर खुद का ही काम करना था तो खुद का बैग लेती। मेरी प्यारी धर्मपत्नी जी, मेरा बैग क्यों ले गई? आदित्य मन ही मन मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। इधर कियारा आदित्य को ये जताना नहीं चाहती थी कि वो उसकी हेल्प कर रही है, इसलिए उसने ये कहा था। कियारा जाकर लिफ्ट के पास चली गई। आदित्य उसके पास आया और उसने लिफ्ट का 7 फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। दोनों लिफ्ट के अंदर चले गए। लिफ्ट बंद होती कि उससे पहले एक आवाज आई, बेटा जरा लिफ्ट रोकना। आदित्य ने जल्दी से लिफ्ट का स्टॉप बटन दबा दिया। तभी लिफ्ट में एक 70 साल के बुजुर्ग और एक 65 साल की बुजुर्ग महिला आई। दोनों ने लिफ्ट में आकर मुस्कुराकर आदित्य को थैंक यू कहा, तो आदित्य ने भी जवाब में मुस्कुरा दिया। उस बुजुर्ग औरत ने आदित्य के पास खड़ी कियारा को देखा। कियारा के माथे पर लगा सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देख वो औरत समझ गई कि दोनों की शादी हो रखी है। उसने मुस्कुराकर कियारा की तरफ इशारा कर आदित्य से पूछा, तुम्हारी वाइफ है? आदित्य ने मुस्कुराकर कियारा को देखा, उनको जवाब दिया, जी। वो औरत कियारा को देखा, मुस्कुराकर बोली, बहुत सुंदर है तुम्हारी वाइफ। आदित्य मुस्कुराकर, थैंक यू। तभी उन दोनों बुजुर्ग का फ्लोर आ गया। वो औरत जाते जाते कियारा से बोली, बेटा अगर कभी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना, तुम हमारे बच्चों जैसा ही है। उनकी बात सुन कियारा ने बस हाँ सर हिला दिया। थोड़ी देर में आदित्य और कियारा भी 7th फ्लोर पर पहुंच गए। आदित्य आगे आगे चलने लगा और कियारा उसके पीछे पीछे। आदित्य एक दरवाजे के आगे रुक गया। उसने अपनी पॉकेट से एक चाबी निकाला और दरवाजा खोल दिया। वो जल्दी से अंदर गया। कियारा भी उसके पीछे अंदर आने लगी कि तभी आदित्य की आवाज आई, रुक जाओ। कियारा हैरानी से उसे देखने लगी। आदित्य किचन की तरफ जाते हुए बोला, बस 5 मिनट, अभी आया। कियारा जाते हुए आदित्य को सवालिया नजरों से देख रही थी। लगभग 5 मिनट से भी कम समय में आदित्य बाहर आ गया। कियारा ने देखा आदित्य के हाथ में पूजा की थाली थी और दूसरे हाथ में एक कलश जो चावल से भरा हुआ था। कियारा असमंजस में उसे देखने लगी। आदित्य कलश को नीचे रख उसके माथे पर तिलक करते हुए बोला, अब ये सब करने वाला मेरे अलावा और कोई नहीं है, तो मुझे ही करना होगा। इतना बोल वो उसकी आरती करने लगा। उसने फिर कियारा से कहा, अब अपने सीधे पैर से इसे धीरे से गिराओ और अंदर आओ। कियारा ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आदित्य ने कहा। तभी आदित्य ने फिर से उसे रोक दिया और जल्दी से फिर से किचन में चला गया। थोड़ी देर में फिर वो अपने हाथ में एक और थाली ले आया जिसमें कुमकुम का पानी था। आदित्य ने उसे कियारा के सामने रखते हुए कहा, इस कुमकुम में पैर रख, अंदर आओ। उसकी बात सुन कियारा तपाक से बोली, अरे पर इससे तो फर्श गंदा हो जाएगा। आदित्य मुस्कुराकर बोला, नहीं होगा, आप अंदर आओ। कियारा उस थाली में पैर रख अंदर आ गई। अंदर आकर वो घर को चारों तरफ से देखने लगी। ये आदित्य का फ्लैट था जिसको उसने अभी थोड़े दिन पहले रेंट पर लिया था। आदित्य कियारा को ऐसे घर देखते देख उससे बोला, सॉरी, वो मेरे पास अभी ये घर ही है, पर मेरी जॉब लगने के बाद में कोई और फ्लैट देख लूंगा। कियारा आदित्य की तरफ देख बोली, क्यों, इस घर में क्या खराबी है? दरअसल कियारा को घर काफी पसंद आया था। भले ही छोटा था पर बहुत ही खूबसूरत था। मीडियम साइज का लिविंग रूम, छोटा सा किचन, 2 बेडरूम, लिविंग रूम से अटैच्ड बैल्कनी जिसमें छोटे छोटे पौधे रखे हुए थे। कियारा की बात सुन आदित्य थोड़ा सा हैरान था। उसने तो सोचा था कि कियारा इस घर में कंफर्टेबल नहीं होगी, पर कियारा को तो घर काफी पसंद आया था। आदित्य ने कियारा से बात को बदलते हुए कहा, आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक लंच रेडी करता हूँ। कियारा हैरानी से उसे देखते हुए बोली, तुम्हें खाना बनाना भी आता है? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, वो सालों से अकेला रहा हूं तो बस सीख गया। उसकी बात पर कियारा ने कुछ नहीं कहा और किचन की तरफ जाती हुई बोली, तुम रहने दो, मैं खुद खाना बना लूंगी। आदित्य उसे रोकते हुए बोला, अरे आप रहने दीजिए, मुझे आदत है खाना। कियारा उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, पर मुझे आदत नहीं है किसी और के हाथों का बनाया हुआ खाना खाने की। उसकी बात सुन आदित्य अपनी जगह रुक गया। उसने मन में सोचा, किसी और के हाथों का मतलब वो मुझे अपना नहीं मानती। फिर खुद पर ही हंसते हुए, क्या आदित्य तू ये कैसे भूल गया कि वो इस जबरदस्ती की शादी को मजबूरी में निभा रहे हैं?
तू कैसे सोच सकता है कि वो तुझे अपना मानेगी? इतना बोल वो अपनी आंखों में आई नमी को पोंछ अंदर चला गया। इधर कियारा किचन में प्लेटफॉर्म का सहारा ले खड़ी थी। उसने मन में सोचा, ये मैंने क्या बोल दिया उसे? कहीं उसे बुरा तो नहीं लग गया मेरी बात का? मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आखिर वो कोई और नहीं, मेरा पति है, जिसके साथ जबरदस्ती ही सही पर तेरी शादी हुई है। तभी कियारा अपने मन के ख्यालों पर ब्रेक लगाते हुए बोली, ये तो क्या सोच रही है कियारा? उसे बुरा लगे या ना लगे, तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? तुझे बस अर्जुन से फर्क पड़ता चाहिए। तू किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। तू सिर्फ अर्जुन के बारे में सोच सकती है, सिर्फ अर्जुन के बारे में। इतना बोल उसने अपना सर झटका और लंच रेडी करने लगी। दरअसल मलेशिया में कियारा और रिया एक साथ रहती थीं, इसलिए दोनों ही खाना खुद बनाती थी। लगभग 1 घंटे में लंच रेडी हो गया। थोड़ी देर बाद कियारा और आदित्य डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे। आदित्य खाना टेस्ट कर बोला, मानना पड़ेगा आपको, आप सच में खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं। उसकी बात पर कियारा ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हिला दिया। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद कियारा आदित्य से बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मुझे मलेशिया जाना है। उसके बाद सुन आदित्य के हाथ खाते खाते रुक गए। कियारा की बात सुन आदित्य के हाथ खाते खाते रुक गए। उसने अपना सर ऊपर कर कियारा को देखा। कियारा ने उसके मन की बात समझा। डोंट वरी, हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ, बस 1 या 2 दिन के लिए, कुछ अरेंजमेंट देखने हैं। अब मैं यहीं से अपना काम संभालूंगी। कियारा की पूरी बात सुन आदित्य की जान में जान आई। भले ही आदित्य उसके जाने की बात सुन उदास था, पर उसे इस बात की खुशी थी कि कियारा ने जाने से पहले उससे पूछा। ये सोच आदित्य के फेस पर स्माइल आ गई। कियारा ने उसके फेस पर स्माइल देख अपने मन में सोचा, ये ऐसे मुस्कुरा क्यों रहा है और मुझे क्या हो गया है? मैं इसे ऐसे बता क्यों रही हूँ? कियारा ने अपना सर झटक आदित्य से बोली, ज्यादा अपने मन में कुछ भी सोचने को जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर मिस शर्मा को ये बात पता चली तो तमाशा होगा, और मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। बस इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। उसकी बात सुन आदित्य का चेहरा उतर गया, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए। आदित्य ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दोनों का लंच हो गया। तभी घर की डोरबेल बजी। कियारा ने दरवाजा खोला तो सामने रिया खड़ी थी। कियारा ने उसे अंदर बुलाया और खुद रूम में चली गई। रिया को देख आदित्य सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। रिया ने मुस्कुराकर आदित्य को हेलो बोला तो आदित्य ने भी इसे मुस्कुराकर जवाब दिया। आदित्य ने रिया से पूछा, रिया कुछ जरूरी काम था क्या? रिया ने असमंजस में आदित्य से बोली, जीजू आपको नहीं पता क्या? आदित्य ने कंफ्यूजन में ना में सर हिला दिया। रिया आदित्य से बोली, जीजू मैं और कियारा मलेशिया जा रहे हैं। आदित्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ये तो मुझे भी पता है, पर तुम इस वक्त यहाँ? रिया फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ तो जीजू हम मलेशिया ही तो जा रहे हैं आज। आदित्य हैरानी से, आज ही? रिया ने हाँ में सर हिलाया। वो आगे कुछ बोलती कि तभी कियारा वहां आ गई। कियारा वहां आते हुए बोली, चलो रिया। रिया ने हाँ में सर हिलाया और बाहर की तरफ जाने लगी। आदित्य उदास नजरों से कियारा को देख रहा था और मनी मन खुद पर ही हंस रहा था। उसने ये कैसे सोच लिया कि कियारा उसे कुछ भी बताएगी? उसने जो बताया वो निशा माँ की वजह से बताया, ताकि वो गुस्सा ना हो। उसे आदित्य से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो उसे अपना समझती है। आदित्य मनी मन ये सोचता हुआ कियारा के पीछे नीचे गाड़ी तक आ गया। कियारा गाड़ी के पास आकर रुक गई। आदित्य को लगा वो उसे कुछ कहेगी, पर कियारा ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बिना आदित्य से कुछ बोले अंदर बैठ गई। कियारा ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने को बोला तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। आदित्य गाड़ी को जाते हुए अपनी उदास आंखों से देख रहा था। वहीं कियारा ने एक कार के साइड मिरर से आदित्य को देखा, जो उसे ही देख रहा था। कियारा ने जल्दी से अपनी आंखें फेर लीं। आदित्य ने कुछ देर उसे जाते हुए देखा और फिर उदास मन से अंदर आ गया। कुछ घंटों बाद कियारा अपने मलेशिया वाले ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में थी। कियारा के सामने उसके कंपनी के सभी डिपार्टमेंट के हेड बैठे हुए थे। कियारा सबकी बातें बारी बारी सुन रही थी। आखिर में कियारा ने रिया को सबको उनके वक्त की सारी डिटेल्स की फाइल अपने ऑफिस में लाने को कहा। कियारा को यहाँ के ऑफिस का काम जल्दी पूरा करना था, क्योंकि अब कियारा अपने इंडिया वाले बिजनेस को संभालने वाली थी। इधर कियारा के जाने के बाद आदित्य काफी उदास था। अगले दिन उसका एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू था। आदित्य एक 70 मंजिला बिल्डिंग के सामने खड़ा था। उसने वहां के सिक्योरिटी गार्ड को इंटरव्यू का मैसेज दिखाया तो गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। उसने रिसेप्शनिस्ट से इंटरव्यू वाली जगह पूछी तो पहले तो रिसेप्शनिस्ट आदित्य को देख उसकी स्मार्टनेस की कायल हो गई, पर जब आदित्य ने उसके सामने अपना हाथ लहराया तो वो होश में आई और उसे 30th फ्लोर पर जाने को कह दिया। आदित्य लिफ्ट से सीधा इंटरव्यू वाली जगह पहुंच गया। वहां और भी कई लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। आदित्य एक खाली सोफे पर जाकर बैठ गया। आदित्य को देख वहां बैठी लड़कियां आपस में बात करने लगी। पहली लड़की, ये कितना स्मार्ट है ना, और हैंडसम भी, क्या ये भी यहाँ इंटरव्यू के लिए आया है? दूसरी लड़की ने उसके हाथ पर चपत लगाते हुए कहा, ऑफ कोर्स इंटरव्यू के लिए ही आया होगा, दिख नहीं रहा क्या तुझे? पहली लड़की बोली, यार काश हम दोनों, आदित्य और वो लड़की, ही इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाए तो बाय गॉड मैं इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर रहूंगी। देख यार, ये अपनी साइड प्रोफाइल में भी कितना हॉट लग रहा है। वो आगे कुछ बोलती कि अंदर से उसका नाम अनाउंस हुआ। वो लड़की आदित्य को देखती हुई अंदर चली गई। कुछ और लोगों के बाद आदित्य का नंबर आया।
आदित्य से काफी सवाल पूछे गए जिनका जवाब आदित्य ने बड़े ही परफेक्ट तरीके से दिया। आदित्य के जवाबों से इंटरव्यू ले रहे लोग काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे। इंटरव्यू देकर आदित्य वापस अपने फ्लैट पर आ गया। उसने अपने लिए खाना बनाया और जाकर अपने बेड पर लेट गया। वो फिर से उठा और अपने कबर्ड में एक डायरी निकाल। तभी उस डायरी में से एक फोटो नीचे गिर गई। आदित्य ने जल्दी से वो उठाई और उसे देखने लगा। फोटो में एक लड़का जिसकी उम्र 9 साल है और एक लड़की जिसकी उम्र 5 साल है। वो दोनों ही खिलखिलाकर हंस रहे हैं। दोनों के चेहरों पर दुनिया भर की मासूमियत भरी हुई है और साथ ही एक दूसरे के लिए प्यार। आदित्य की आंखों से एक आंसू उस फोटो पर जा गिरा। उसने अपने आंसू साफ किए और उस फोटो को वापस उस डायरी में रख दिया। आदित्य फिर से आकर बेड पर लेट गया। एक एक कर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रोते रोते कब उसकी आंख लगी उसे खुद पता नहीं चला। अगले दिन आदित्य को उस कंपनी की तरफ से कॉल आया जिसमें कल आदित्य ने इंटरव्यू दिया था। आदित्य की वहां पे कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में जॉब लगी थी। आदित्य एक कंस्ट्रक्शन डिजाइनर था। हालांकि पहले उसने कभी काम नहीं किया था पर उसकी क्वालिफिकेशन काफी अच्छी थी। सब अगले दिन से आदित्य को ऑफिस ज्वाइन करना था। इधर कियारा ने अपना सारा काम फिनिश कर लिया था। अगले दिन उसे वापस इंडिया जाना था और अपने पति के पास भी। यहाँ आने के बाद कियारा ने काफी ट्राई किया कि वो काम में मन लगाए, पर उसका बार बार दिल और दिमाग आदित्य पर ही जा रहा था। फिर वो अपने सर झटक फिर से काम करने लग जाती। अगले दिन सुबह कियारा इंडिया पहुंच गई। कंपनी में कुछ काम होने की वजह से वो सीधा कंपनी के लिए निकल गई। इधर आज आदित्य को भी अपनी जॉब पर जाना था। उसने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की पैंट पहनी। उसने अपने बालों को जेल से सेट किया और एक नज़र अपने आप को देख घर से निकल गया। थोड़ी देर में वो कंपनी पहुंच गया। उसने कंपनी में जाते ही देखा तो सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। उसने एक एम्प्लॉय को रोक के पूछा, अरे सुनो, ये सब लोग इतना भाग क्यों रहे हैं? वो एम्प्लॉय ने जल्दी से कहा, अरे तुम्हें नहीं पता क्या, आज कंपनी की बॉस आने वाली है। उसकी बात पर आदित्य ने बस नॉर्मली कहा, ओके। इतना बोल वो अपने डिपार्टमेंट के हेड के पास चला गया। वहां के हेड ने उसे काम समझाया। फिर वो अपने केबिन से बाहर चला गया। आदित्य कुछ देर के लिए रेस्ट रूम में चला गया। इधर लगभग 10 कार एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। बिल्डिंग के ऊपर बड़े बाद अक्षरों में शर्मा कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था। सभी कार से बारी बारी सारे बॉडीगार्ड बाहर निकले। कियारा और रिया भी बीच वाली कार से बाहर निकले। उसको देख कंपनी का मैनेजर भाग के उसके पास आया और बोले, वेलकम मैम। कियारा ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। वहां खड़े सभी लोगों ने कियारा को ग्रीट किया। कियारा बस अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से अपनी पर्सनल लिफ्ट में चली गई। रिया भी उसके पीछे पीछे चली गई। वहीं लगभग 6 से 7 गार्ड कियारा के पीछे चले गए। कियारा टॉप फ्लोर पर बने अपने कैबिन में गई और चेयर पर बैठ गई। कियारा का कैबिन पूरे सफेद मार्बल से बना हुआ था। वहां रखी हर एंटीक चीज बहुत महंगी थी। कियारा ने अपना कैबिन खुद डिजाइन किया था जो बहुत खूबसूरत था। पर इस कैबिन में 4 चांद तो तब लगते जब कियारा वहां रहती थी। इधर जब आदित्य रेस्ट रूम से बाहर आया तो हर जगह बस शांति थी। लोग चुपचाप अपना वर्क कर रहे थे। तभी उसके डिपार्टमेंट का हेड आदित्य के पास आया और उससे बोला, आदित्य, बॉस तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती हैं तो तुम उनके कैबिन में जाओ। आदित्य पहले तो कंफ्यूज हो गया पर बाद में वो बॉस के केबिन की तरफ बढ़ गया। तभी केबिन के बाहर खड़े बॉडीगार्ड ने उसे रोक दिया तो आदित्य ने बताया कि बॉस ने इसे बुलाया है। आदित्य की बात सुन बॉडीगार्ड ने किसी को फोन किया, फिर आदित्य को अंदर जाने दिया। आदित्य ने गेट नॉक किया तो अंदर से एक ठंडी आवाज आई, कम इन। आवाज सुन एक पल को आदित्य चौंक गया, फिर अपना सर झटक अंदर चला गया। अंदर जाते ही जब उसने सामने बैठे इंसान को देखा तो उसके मुंह से एकदम से निकला, कियारा। जब कैबिन के अंदर गया तो अपने सामने कियारा को देख हैरान हो गया। वहीं रिया की नजर जब आदित्य पर गई तो एक पल को उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर आदित्य को देखने लगी। आदित्य तो बस अपने सामने बैठी कियारा को ही देखे जा रहा था। वहीं कियारा को जब किसी के बोलने की आवाज नहीं आई तो उसने अपना सर उठाकर देखा तो सामने आदित्य को देख वो अपनी चेयर से खड़ी हो गई। कियारा आदित्य के पास आकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कियारा की आवाज से आदित्य को होश आया। वहीं रिया भी सवालिया नजरों से आदित्य को देखने लगी। आदित्य ने शांति से जवाब दिया, मैं यहाँ न्यू कंस्ट्रक्शन डिजाइन डिपार्टमेंट से हूँ। आदित्य का जवाब सुन कियारा और रिया दोनों फिर हैरान हो गई। तभी आदित्य ने कियारा से पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आदित्य के सवाल पर कियारा और रिया ने एक दूसरे को देखा। फिर रिया ने मुस्कुराकर आदित्य के सवाल के बदले आदित्य से ही सवाल पूछ लिया, आदित्य, इस कंपनी का नाम क्या है? आदित्य ने कंफ्यूज होकर रिया को देखा, फिर उसके सवाल का जवाब दिया, शर्मा कंस्ट्रक्शन। पर आदित्य बोलते बोलते चुप हो गया। उसने रिया को देखा जो उसे ही देख मुस्कुरा रही थी। अब आदित्य ने कियारा की तरफ देख कहा, तो आप इस कंपनी की और मेरी बॉस है? कियारा अपनी चेयर पर बैठते हुए बोली, यस मिस्टर आदित्य, आज से इस कंपनी में मैं आपकी बॉस हूँ। भले ही घर में हमारा जो भी रिश्ता है पर यहाँ एक बॉस और एम्प्लॉय का है। कियारा की बात सुन आदित्य ने हाँ में अपना सर हिला दिया। कियारा ने आदित्य को बैठने का इशारा किया तो आदित्य चुपचाप चेयर पर बैठ गया। थोड़ी देर तक आदित्य और कियारा ने कुछ डिजाइन पर डिस्कस किया। फिर आदित्य वापस आकर अपने कैबिन में बैठ कुछ सोचने लगा। आदित्य ने खुद से कहा, आदित्य,
तेरी बीवी इतनी बड़ी कंपनी की बॉस है और तुझे पता तक नहीं है। कैसा पति है तू? तुझे अपनी बीवी के बारे में कुछ भी पता नहीं कि वो क्या करती है क्या नहीं? फिर कुछ सोच, मतलब मेरी बीवी मेरी बॉस है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर आदित्य अपना सर झटक, आदित्य बेटा काम पर ध्यान दो, वरना जो तुम्हारी बीवी, ओ सॉरी मेरी बॉस बीवी, मुझे नौकरी से निकाल देगी। इधर कियारा के कैबिन में रिया की हंसी नहीं रुक रही थी। वहीं कियारा बैठी बैठी उससे चिढ़ रही थी। रिया हंसते हुए बोली, यार क्या बात है, अब तू बॉस बनके अपने ही पति पर हुक्म जलाएगी? इतना बोल रिया फिर से हंसने लगी। कियारा ने पास पड़ी फाइल उसके तरफ फेंक के बोली, 2 घंटे में मुझे ये फाइल कंप्लीट चाहिए। इतना बोल वो लैपटॉप पर अपना काम करने लगी। कियारा की बात सुन रिया का मुंह बन गया। वो चुपचाप वहां से उठकर अपने कैबिन में चली गई। रिया की कैबिन से निकलने के बाद कियारा ने अपने मन में सोचा, मैं जितना आदित्य से दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ वो उतना मेरे पास आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं। कियारा अपना सर पकड़े, आदित्य को भी यही कंपनी मिली थी काम करने के लिए। क्या करूं मैं? कुछ देर कियारा ने सोच, फिर वो अपना सारा ध्यान अपने काम में लगाने लगी। आज का दिन यूं ही बीत गया। शाम के 6 बजे सब अपने अपने घर जाने लगे। आदित्य ने भी अपना सारा सामान समेटा, कंपनी के बाहर आ गया। वहीं आज कंपनी की लड़कियों ने कंपनी का काम कम और आदित्य को घूरने का काम ज्यादा किया था। कैबिन से निकलने के बाद भी लड़कियां लगातार आदित्य को घूरे जा रही थी। आदित्य इस चीज से थोड़ा असहज हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर लड़कियां उसे ऐसी ही घूरती रहीं तो वो काम कैसे करेगा। आदित्य यही सब सोचता हुआ कंपनी के मेन गेट से बाहर निकल गया। वो अभी थोड़ी दूर चला ही था कि उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। आदित्य ने सामने देखा तो एक मर्सिडीज मेबैक कार, जिसकी कीमत लगभग करोड़ों में थी। आदित्य को ज्यादा कार की समझ तो नहीं थी, पर कार को देखकर वो इतना तो समझ ही गया था कि कार काफी महंगी है। तभी कार में से ड्राइवर बाहर निकला और उसने आदित्य के लिए कार के पीछे का दरवाजा खोल दिया। आदित्य ने सवालिया नजरों से उसे देखा, फिर अंदर बैठे इंसान को देख, पर अंदर कियारा को देख वो हैरान हो गया। जब आदित्य कार में नहीं बैठा तो कियारा ने अपना सर उठाकर आदित्य को देखा, जो उसे ही देख रहा था। कियारा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, अगर तुम ये चाहते हो कि हमारे बारे में सब कुछ पता चल जाए, पर सॉरी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तो अब अगर तुम्हारा गुनाह हो गया हो तो अंदर आकर बैठ जाओ। कियारा की बातों से आदित्य का ध्यान टूटा। उसने इधर उधर देखा तो वे इस वक्त रोड के बीच में खड़े थे। कोई भी उन्हें देख सकता था। आदित्य जल्दी से कार के अंदर बैठ गया। उसके बैठते ही ड्राइवर भी अंदर आकर बैठ गया और आदित्य के फ्लैट की तरफ गाड़ी मोड़ दी। पूरे रास्ते कियारा और आदित्य ने कोई बात नहीं की। आदित्य बातें तो बहुत करना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे से कियारा से कुछ कहे। वहीं कियारा तो कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी। वो बस जैसे तैसे आदित्य से दूर रहना चाहती थी। थोड़ी देर में वो दोनों आदित्य के फ्लैट पर पहुंच गए। कियारा ने अपनी कार आदित्य के फ्लैट की बिल्डिंग के थोड़े दूर ही रुकवा दी। कियारा ने मास्क लगाया और कार से बाहर निकल गए। वहीं आदित्य भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। कुछ देर में दोनों अपने फ्लैट के सामने थे। आदित्य ने जैसे ही फ्लैट का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देख दोनों शॉक हो गए। कियारा और आदित्य जैसे ही घर के अंदर गए, उनके सामने निशा, गीता और रिया आ गए। उन लोगों को वहां देख दोनों चौंक गए। दोनों उन लोगों को वहां देख हैरान थे। आदित्य खुश होते हुए बोले, अरे आप सब यहाँ? तभी उसे कुछ याद आया। उसने हैरानी से उन्हें देखते हुए बोला, अरे पर आप अंदर कैसे आए? तभी आदित्य को कुछ याद आया और उसने रिया की तरफ देखा, जो उसे देख हंस रही थी। आदित्य जब कंपनी में था तब रिया उसके पास आई थी और उससे कुछ जरूरी काम का बोल उससे घर की एक चाबी ले आ गई और दूसरी चाबी आदित्य के पास थी। अब आदित्य को समझ आया कि रिया चाबी क्यों ले गई थी। वहीं कियारा बिना किसी भाव के वहां खड़ी थी। वो गीता के पास गई और मुस्कुराकर उनके गले लग गई। गीता ने भी मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। वहीं निशा की आंखें हल्की सी नम हो गई। तभी आदित्य उनके गले लगते हुए धीरे से बोला, माँ आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। आदित्य की बात सुन निशा के होठों पर मुस्कान आ गई। तभी गीता बोली, आप सब बैठो, मैं डिनर रेडी करती हूँ। तभी कियारा उन्हें रोकते हुए बोली, मासी आप रहने दो, मैं बनाती हूँ। कियारा की बात सुन गीता और निशा दोनों चौंक गए। गीता हैरानी से कियारा को देखते हुए बोली, कियारा बेटा तू खाना बनाएगी? तुझे खाना बनाना आता है? कियारा किचन की तरफ जाते हुए बोली, मासी वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। उसकी बात सुन निशा ने अपना सर झुका लिया। वहीं रिया सोफे से उठते हुए बोली, मैं कियारा की हेल्प कर देती हूँ। तभी आदित्य अपनी जगह से उठते हुए बोला, नहीं रिया आप यहीं रहिए, मैं हेल्प कर दूंगा। इतना बोल वो बिना कोई बात सुने सीधा किचन में चला गया। वहीं उसके जाने के बाद तीनों मुस्कुराने लगी। इधर कियारा ने अपना कोट उतार के एप्रिन पहन लिया और अपने बालों का जूड़ा बना लिया। कुछ लटे उसके गालों पर झूम रही थी। वहीं ये सीन देख आदित्य जो किचन में आ रहा था वो दरवाजे पर ही ठहर गया और एकटक कियारा को देखने लगा। दरअसल जूड़ा होने की वजह से कियारा की मांग में लगा हुआ सिंदूर साफ नजर आ रहा था। सुबह जब आदित्य ने कियारा को देखा तो उसे उसकी मांग में सिंदूर नजर नहीं आया था, इसलिए वो काफी मायूस हो गया था। पर अब जब उसने उसकी मांग में सिंदूर देखा तो काफी खुश हो गया।
कियारा को जब महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजरें सीधे आदित्य से जा मिली। आदित्य तो जैसे कियारा की नीली आंखों में खोसा गया, वरी कियारा भी आदित्य की उन काली आंखों में डूबती गई। पर तभी प्रेशर कुकर की सीटी ने उनका आई कांटेक्ट तोड़ दिया और दोनों इधर उधर देखने लगे। आदित्य वहां आया और बोला, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। कियारा ने आदित्य को देखा तो आदित्य हड़बड़ाते हुए बोला, आप ऐसे क्यों देख रही है मुझे? मुझे खाना बनाना आता है। कियारा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप फिर से खाना बनाने लगी। उसके कुछ ना बोलने से आदित्य थोड़ा उदास हुआ और वहां से जाने लगा। तभी कियारा ने कहा, तुम सब्जियों को धो दो। कियारा की बात सुन आदित्य खुशी खुशी वापस आया और सब्जियों को धो दिया, फिर साथ में उनको काटने भी लगा। कियारा ने देखा कि आदित्य सब्जियों को काफी अच्छे तरीके से काट रहा है। उसने मन में सोचा कि ये बात मुझे नहीं पता था कि मेरे पति को खाना बनाना भी आता है। इतना सोच वो धीरे से मुस्कुराई, पर जल्दी से अपना सर झटक बोली, ये मैं क्या बोल रही हूँ? पति? मैं इसे अपना पति कब से मानने लगी? नो नो कियारा, तुझे ऐसा सोचना भी नहीं है, समझी? कियारा फिर से अपना काम करने लगी। आदित्य भी बड़े मन से काम कर रहा था, पर कोई था जो उन्हें किचन के बाहर से देख रहा था। निशा और गीता दोनों दरवाजे के बाहर खड़ी उन दोनों को देख रही थी और दोनों के फेस पर मुस्कान थी। दोनों उन्हें अकेला छोड़ वहां से चली गई। थोड़ी देर में दोनों ने मिलकर डिनर रेडी कर लिया। पहले आदित्य फ्रेश होने रूम में चला गया, तब तक रिया और कियारा ने मिलकर खाना डाइनिंग टेबल पर रख दिया। सब बैठकर डिनर करने लगे, पर शांति से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ देर में सबने डिनर कर लिया। निशा लिविंग रूम के सोफे पर बैठी हुई थी। उसने कियारा को देखते हुए कहा, कियारा, मलेशिया में जो तुम्हारा काम था वो हो गया? कियारा ने निशा की बात का जवाब नहीं दिया। निशा ने एक बार फिर पूछा, कियारा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। इस बार भी कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया। बात को संभालते हुए रिया बोली, हाँ आंटी, हमारा सारा काम हो गया है, अब हम यहीं से ही सारा काम करेंगे। उसकी बात सुन निशा ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। आदित्य ने देखा कि निशा थोड़ा उदास लग रही है। वो उनके पास गया और बैठते हुए बोला, माँ। आदित्य के मुंह से माँ सुन निशा को काफी अच्छा लगा। वहीं आदित्य के माँ बोलते ही कियारा ने घूर के देखा। कियारा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके अपने पर हक जताए। इसीलिए जब आदित्य ने निशा को माँ कहा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। हालांकि उसे बुरा नहीं लगा, ये बात उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। उसने अपना सर झटका और उठकर अपने रूम में चली गई। कियारा एक सिंपल हल्के पिंक कलर की कुर्ती और नीचे व्हाइट कलर का पलाजो पहना हुआ था। कियारा अपने कपड़े चेंज कर रूम से बाहर आई। कियारा को देख आदित्य के फेस पर एक स्माइल आ गई। इस वक्त कियारा के गले में आदित्य के नाम का मंगलसूत्र था, जिसे देख आदित्य मन ही मन काफी खुश हो रहा था। कियारा आकर सबके पास बैठ गई। वहीं कियारा को ऐसे बैठते देख निशा को काफी खुशी हुई थी। कुछ देर बाद निशा और गीता वहां से चले गए। वहां सिर्फ रिया रह गई थी। वो भी निशा ने जबरदस्ती उसे वहां रखा था। उसे पता था कि कियारा ने भले ही ये शादी कर ली है, पर इस शादी को वो इतनी जल्दी नहीं अपनाएगी। थोड़ी देर में सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। कियारा की किचन का काम कर दूसरे रूम में आई तो उसने देखा कि रिया पहले ही बेड पर पूरे तरीके से फैल के सो रही है। कियारा ने ना में अपना सर हिलाया और बेड के साइड में जाके लेट गई कि तभी रिया ने अपना एक पैर उसके ऊपर रख दिया। कियारा ने झट से अपनी आंखें खोली। उसने रिया की तरफ देखा जो घोड़े बेच के सो रही थी। कियारा ने धीरे से उसके पैर को अपने ऊपर से उठाया और करवट बदल के अपनी आंखें बंद कर ली कि इस बार तो पूरी की पूरी रिया ही उसके ऊपर आ गई। अब कियारा का गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और इस बार रिया को हल्का सा धक्का देते हुए कियारा बेड से उठते हुए बोली, रिया, ये क्या है? क्या तुम ढंग से नहीं सो सकती?